माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर के माध्यम से आपने जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस का हार्मोनल कंट्रोल आपने पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है हम स्पर्म के स्ट्रक्चर पर आधारित है। आज का लेक्चर आज हम उसी को स्टडी करने जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। आप जानते हैं कि स्पर्म जो होता है ये एक नर युग्मक होता है। शुक्राणु क्या होता है? एक नर युग्मक होता है और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 23 होता है, 23 होता है। आइए हम इसी के रिगार्डिंग कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स को देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, हम शुक्राणु की यदि बात कर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शुक्राणु जो होता है ये नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपसे पूछा जाए तो बताइए शुक्राणु बनता कहाँ है, तो शुक्राणु बनता है कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। ये सब बात आप पहले ही लिख चुके हैं। ये कहाँ बनता है? वृषण बनता है। यदि आपसे पूछे कि बताइए वृषण के किस भाग में बनता है, वृषण के शुक्रजनक नलिका में बनता है। कहाँ बनता है बाबू? ये बनता है वृषण के शुक्रजनक नलिका में बनता है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को, है। और यदि आपसे पूछे बताइए किस कोशिका से बनता है, तो जन्म कोशिका से बनता है। किससे बनता है? जन्म कोशिका से। या फिर आपको पूछेगा ये ऑप्शन मान लीजिए आपको स्पर्मेटोगोनिया होगा या फिर आपको जन्म कोशिका होगा। जो आपको ऑप्शन होगा आप उसको टिक कर दीजिएगा, है ना। ध्यान रखिएगा। अब आइए इसके बाद की बात कर लेते हैं। जो शुक्राणु होता है इसके लिए हम जीवन काल की बात कर रहे हैं। ये कब तक जीवित रहता है, इसका जो होता है लाइफ स्पेन कितना होता है? ध्यान रखिएगा 24 to 48 आवर्स। ये जो होता है इसमें इसकी जो निषेचन की संभावना होती है सबसे अधिक होती है। हालांकि ये मैक्सिमम होता है 3 से 4 दिन तक जीवित रह सकता है मादा जनन के अंदर। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आइए इसकी बात कर लेते हैं। जब इजाकुलेशन का प्रोसेस होता है, शुक्राणु जब क्वाइट्स का प्रोसेस होता है ना, जब शुक्राणु का स्खलन होता है तो एक बार में जो होता है 200 से 300 मिलियन, कितना हम बात कर रहे हैं 200 से 300 मिलियन, है ना। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। अब आप सोच सकते हैं इतना शुक्राणु जो होता है एक बार में स्खलित होता है केवल एक क्वाइट्स के प्रोसेस के माध्यम से। ध्यान रखिएगा एक बार में एक स्खलन के माध्यम से 200 से 300 शुक्राणु क्या होता है? बाहर आता है। अब आइए इसके बाद की बात कर लेते हैं। आज एक्चुअली हुआ क्या था, आज जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय हुआ क्या था कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिए। लगभग 5 से 6 मिनट के बाद हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। 5 से 6 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली कैमरा क्या हो गया? शट ऑफ हो गया, मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग होना बंद हो गया। अब हमने क्या किया, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद देखा हमने हत्तरी ये तो अभी तक रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है। बहुत ही अफसोस हुआ। लगभग आधे घंटे का जो टाइम था वो हमारा बर्बाद हो गया, है ना। और लगातार ये 2 बार हो गया। हमें बहुत ही आश्चर्य हो गया। और उसमें से फिर क्या हो गया कि ऑटोमेटिकली जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया, क्योंकि आगे फिर कुछ काम नहीं है। इसी वजह से थोड़ा सा आज लग रहा है आपको कि स्पीड बढ़ गया है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जो प्रयास करते हैं इसी वे में ही आपको जो है आसानी से समझा देते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं इसके बाद का जो पॉइंट्स हम उसको देखते हैं। यदि आपसे पूछे कि बताइए जो शुक्राणु होता है क्या उसे आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो आंसर आता है नहीं। क्यों? क्योंकि शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु एक सूक्ष्मदर्शी संरचना होता है। कैसा संरचना होता है? सूक्ष्मदर्शी संरचना होता है। इसलिए आप उसे नंगी आंखों से पर्टिकुलरली नहीं देख पाते हैं। संरचना होती है ना, शुक्राणु एक सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है। और इसके यहां से लिखेंगे, और इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। और इसके मुख्य कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। आइए हम चारों भाग का नाम लिखते हैं यहां से। फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कहलाता है शीर्ष। फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हेड, जो कि सबसे मुख्य भाग होता है। जो सेकेंड पार्ट कहलाता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रीवा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेक। क्या कहते हैं? नेक कहते हैं। हम थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। जो थर्ड पार्ट होता है जो बीच का भाग होता है, इसलिए इसको लोग मध्य खंड कहते हैं।
और अंग्रेजी में हम लोग इसको कहेंगे मिडल पीस कहेंगे। अब आइए फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें एक पूंछ भी होता है और पूंछ की अंग्रेजी तो आप जानते ही हैं क्या होता है, टेल होता है ना। तो ये इसके मुख्य 4 भाग होते हैं, पहला शीर्ष, दूसरा ग्रीवा, तीसरा मध्यखंड और चौथा क्या हो जाएगा, पूंछ हो जाएगा। आइए हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि डायग्राम में कौन कहां पर क्या है। आइए जो आप देख रहे हैं इसका सबसे जो ऊपर का भाग देख रहे हैं, ये भाग कहलाता है, यहां से ऊपर का जो भाग होता है यही कहलाता है शीर्ष। हम यहां से लिखेंगे ये पार्ट क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। यदि आपको यहाँ पर हो सकता है लाइटनिंग होगा बहुत ज्यादा, तो आप सुन लीजिए यहाँ से शीर्ष, ये पार्ट क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। अब आइए हम शीर्ष के बाद की बात कर लेते हैं। जो सेकेंड पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्रीवा, गर्दन, ये सेकेंड पार्ट होता है। इधर से भी आप देख रहे हैं धंसा हुआ भाग है ना, यहाँ का जो पार्ट है यही कहलाता है, इसका ग्रीवा कहलाता है। अब हम थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट जो होता है यहां से निकल के यहां तक का जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं मध्यखंड, इसको हम क्या कहते हैं, मध्यखंड। और जो सबसे अंत का भाग होता है वो एक चाबुक के समान संरचना वाला होता है, इसको हम पूंछ कहते हैं। आइए बारी बारी से इन्हीं चारों भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है इसका वो होता है शीर्ष, क्योंकि जो अनुवांशिकीय पदार्थ होते हैं वो यही पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र होता है वो आपको यहीं पर आपको देखने को मिलता है, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए यही भाग सबसे जरूरी होता है। तो आइए हम देखते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर शीर्ष, और शीर्ष लिख करके डैश करेंगे। शीर्ष लिखेंगे, यह शुक्राणु का, यह शुक्राणु का मुख्य भाग होता है। यह शुक्राणु का क्या होता है, मुख्य भाग होता है, जिसमें एक केंद्रक, जिसमें क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है, जहां गुणसूत्रीय पदार्थ यानी कि क्रोमोसोमियल मटेरियल, जहां गुणसूत्रीय पदार्थ उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। आपको जो लिखना है आप यहां से लिख सकते हैं, उपस्थित होते हैं, है ना। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ एक शीर्ष है, और शीर्ष के ही बीच में आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक गोलाकार संरचना है, और इसी गोलाकार संरचना को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसी केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, जो गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। अब आइए इसके बाद की बात कर लेते हैं। शीर्ष में एक टोपी नुमा संरचना होती है। शीर्ष में एक टोपी नुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अग्रपिंडक या क्रोमोसोम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कहा जाता है जिसे अग्रपिंडक या क्रोमोसोम कहा जाता है। अब इसका काम क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं ऊपर से, यहां से अब जो ये आप देख रहे हैं यहाँ से टोपीनुमा संरचना आपको दिख रहा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। अंग्रेजी वर्ड है, यही फेमस है, इसी को ध्यान रखिएगा। हालांकि हिंदी में हम लोग इसको अग्रपिंडक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अग्रपिंडक के नाम से। हाँ, हम इसको देखते हैं। अग्रपिंडक के रिगार्डिंग आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखना है, जहां से अक्सर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। आइए देखते हैं।
अग्रपिंडक, अग्रपिंडक में हाइड्रोनिलेज या इसी का एक दूसरा नाम है स्पर्मलाइसिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो निषेचन की प्रक्रिया के दौरान या लिखेंगे जो निषेचन की प्रक्रिया में मदद करता है, इसको लिखेंगे। हम लोग लिखते हैं एक मिनट में। आइए हम इसके बाद की बात कर लेते हैं। तो इसको समझते हैं। ये एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, स्ट्रक्चर को समझिए आप। ये यदि अंडाणु है तो अंडाणु को जब स्पर्म यानी कि शुक्राणु जब निषेचन करता है ना, इस दौरान क्या होता है, शुक्राणु का शीर्ष वाला भाग बार बार पेनिट्रेट करता है, इसमें प्रवेश करने का प्रयास करता है, और इसी दौरान एंडोसोम से निकला हुआ यह एंजाइम क्या करता है, इसके बाहरी आवरण को घुलाने में मदद करता है। इसलिए निषेचन की प्रक्रिया आसानी से तब हो जाती है ना। ध्यान रखना है इसके बारे में आपको कि ये क्या करता है, निषेचन की प्रक्रिया के दौरान मदद करता है। अब आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं। एक पॉइंट और है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए अग्रपिंडक यानी कि एंडोसोम जो होता है वो किसका बना होता है। ध्यान रखिएगा, एंडोसोम या अग्रपिंडक जो आप लिखना चाहें गोल्जी बॉडी का बना होता है या गोल्जी कार, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं गोल्जी कार। ये गोल्जी कार का बना होता है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गोल्जी कार का बना होता है, ध्यान रखिएगा इन बातों को आप। आइए हम तीसरे भाग पर चलते हैं, जो कि बीच का भाग होता है, मध्य भाग होता है। मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, मिडल पीस कहते हैं, यानी कि मध्य खंड कहते हैं। मध्य खंड लेकर के रह दीजिएगा, मध्य खंड। यह शुक्राणु का मध्य भाग होता है, जिसमें कई माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को आप। मध्य खंड में क्या होता है, कई असंख्य यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि शुक्राणु को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा इन बातों को। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि मध्य खंड में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए मध्य खंड को शुक्राणु का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ध्यान रखिएगा। अब आइए इसके बाद की बात करते हैं, सबसे अंतिम भाग की बात कर लेते हैं। जो सबसे अंतिम भाग होता है वो कहलाता है आपका पूंछ। क्या कहलाता है, पूंछ कहलाता है। आइए फोर्थ नंबर हम बात कर लेते हैं पूंछ की। तो यह एक फ्लैजिला के समान, फ्लैजिला यानी कि एक चाबुक के समान संरचना होती है, फ्लैजिला के समान संरचना होती है, जो शुक्राणुओं को तैरने में मदद करती है। किस काम में मदद करती है,
तैरने में मदद करती है। ध्यान रखिएगा इस बातों को। पूंछ के बारे में विशेष आपको ध्यान नहीं रखना है, बस एक फ्लैजेला के समान संरचना होती है जो कि शुक्राणुओं को तैरने में मदद करती है। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बातों को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। और एक पॉइंट जो है ग्रीवा वाला पॉइंट, आपको सेकेंड पॉइंट हमने आपको बताया था, सेकेंड साइड छूट गया यहाँ से ना, जो सेकेंड पॉइंट है ग्रीवा, इसको हम शायद ये छूट गया, इसको आप लिख लीजिए, सेकेंड पॉइंट में लिख लीजिएगा आप लोग इसको, ये छूट गया था, इसको हम बता देते हैं। जो सेकेंड पॉइंट है ये ग्रीवा कहलाता है, ये छूट गया था मिस्टेक से। ग्रीवा यानी कि नेक, इसके बारे में लिखिएगा। यह शीर्ष के बाद का भाग होता है, जिसमें सेंट्रियोल पाया जाता है, जिसमें सेंट्रियोल पाया जाता है। और इस सेंट्रियोल का काम क्या होता है, जो जाइगोट यानी कि यूगुनस आपने पढ़ा था, निषेचन के बाद जो संरचना बनती है उसको लोग जाइगोट कहते हैं। जो जाइगोट के कोशिका विभाजन में मदद करता है ना। और इसके बारे में कुछ खास नहीं है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। देखो फिर से हम रिकॉल करते हैं। हमने आपको बताया शुक्राणु के मुख्य 4 भाग। पहला भाग शीर्ष में क्या होता है, एक केंद्रक होता है जिसमें गुणसूत्रीय पदार्थ जमा होते हैं। इसके सामने एक टोपीनुमा संरचना जिसको हमने एक्रोसोम कहा, गोल्जी बॉडी का बना होता है, निषेचन की प्रक्रिया में मदद करता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलिलेज नामक एंजाइम होता है। सेकेंड पॉइंट ग्रीवा, जिसके बारे में जस्ट बताया मैंने आपको, यह शीर्ष के बाद का भाग होता है। इसमें क्या होता है, एक इसमें सेंट्रल होता है जो कि कोशिकाघात की प्रक्रिया में मदद करता है। थर्ड पार्ट को जो कि बीच का भाग होता है इसको मध्यखंड कहा। मध्यखंड में क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से रेड कलर का पार्ट है ना, यही कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिखेंगे इसके बारे में यहाँ पर लीजिएगा डायग्राम में, डायग्राम भी आप बना लीजिएगा। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है शुक्राणु को। और सबसे अंत का भाग होता है पूंछ, जो कि एक फ्लैजेला लाइक संरचना होती है और शुक्राणुओं को तैरने में मदद करती है। उसके बाद एक चीज और अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ रिंग के आकार की संरचना है। हालांकि ये भी सेंट्रियोल होता है, लेकिन इसका फंक्शन अभी तक अज्ञात है, अभी तक ये पता नहीं लगाया गया है, इसलिए इसके बारे में विशेष नहीं। यहाँ पर एक सेंट्रियोल आपको दिख रहा होगा। ग्रीवा में हमने बताया था पहले आपको, इसमें क्या होता है, एक सेंट्रियोल होता है जो कि कोशिका विभाजन में मदद करता है। इसको आप यहाँ से नामांकित कर लेंगे। नीचे आप यहाँ लिख लीजिएगा शुक्राणु की संरचना, है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी अगले लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।